हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस नेटवर्क्स का थर्ड ऑनलाइन लेक्चर है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल हमने स्टार्ट किया था प्रीवियसली, इसमें हमने फिजिकल लेयर को डिस्कस किया, फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर को। जो सेक्शन समरी है आज की वो है हमारे पास फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर डिजाइन इश्यूज, देन हम मूव करेंगे नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेटवर्क लेयर क्या है, उसके फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर क्या है हमारे पास। ठीक है, ये मेन थीम है उसका नेटवर्क लेयर का, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। फर्स्ट फंक्शन भी है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और यही इसकी मेन डेफिनेशन भी है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन, होस्ट टू होस्ट मीन सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट डिलीवरी, ये नेटवर्क लेयर का काम है। Responsible for the delivery of packets from the original source to the final destination across multiple networks। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से होते 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 वो आपका पैकेट मेन फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। ये आपका किसका काम है? नेटवर्क लेयर का काम है कि मुख्तलिफ जगहों से होके, यानी फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से पेशावर जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आपको गाड़ी डिफरेंट रूट से, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट शहरों से होते होते आपको पेशावर तक पहुंचाएगी। ड्राइवर आपको क्या करेगा, गाड़ी में बिठा के डिफरेंट लोकेशंस तक, उस सिटी तक पहुंचा देगा पेशावर में। अब पेशावर के अंदर किस जगह पे जाना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना है, वो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ठीक है, तो मशीन तक लाना और मशीन के अंदर फिर लेके जाना। तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी जो है, मशीन टू मशीन डिलीवरी, और वो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी नेटवर्क लेयर का काम है। उसके बाद जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा फंक्शन है, वो है लॉजिकल एड्रेसिंग करना। नेटवर्क लेयर एड्स यूनिक आईपी और लॉजिकल एड्रेस टू द पैकेट। जो पैकेट नेटवर्क लेयर मूव कर रहा है, ले जा रहा है, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। जैसे आप जब किसी गाड़ी में जाते हैं किसी शहर में, तो आपको टिकट दिया जाता है, टिकट नंबर, यानी एक सीट नंबर दिया जाता है। आप एग्जैक्ट उसी सीट पे बैठ जाते हैं। क्या यूं हो सकता है, हुआ है कभी कि एक सीट दो बंदों को मिल जाए? हाँ, गलती से हो सकता है यहाँ पे, चूँकि ये ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मशीन में ऐसा नहीं हो सकता, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, नेटवर्क पे ऐसा नहीं है। तो सेम हर एक पैकेट का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल मीन्स परमानेंट नहीं होता। अब जब गाड़ी से उतर जाते हैं, तो वो टिकट या वो सीट जो है, वो किसी और को अलॉट होते हो जाती है जब वो फारिग हो जाती है। तो ये एक लॉजिकल एड्रेस होते हैं। जब आप कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, जिसके ज़रिए आप पैकेट को फिर मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या कोई आपको मैसेज भेजना चाहता है, या किसी को आप फाइंड करना चाहते हैं, तो अब आप भी आईपी एड्रेसेस के थ्रू उनको फाइंड करेंगे। और अगर आपको कोई फाइंड करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, तो वो भी आईपी के एड्रेस के थ्रू करेगा। तो ये नेटवर्क लेयर का काम है कि आपको एक यूनिक, आपकी मशीन को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। आईपी एड्रेसेस आर नेसेसरी फॉर यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। ये एड्रेसेस ज़रूरी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यूनिवर्सली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इसके लिए ज़रूरी है। नो टू होस्ट एड्रेस ऑन द इंटरनेट कैन हैव द सेम आईपी एड्रेस। और ये नहीं हो सकता कि दो सिस्टम्स के सेम आईपी एड्रेसेस हो इंटरनेट पे। जैसे मैंने मिसाल दी कि एक सीट दो बंदों को नहीं मिल सकती, उस पे रोला हो जाता है। IP address is 32-bit address that uniquely define a host connected to the internet। ये 32 बिट का एड्रेस होता है, यानी उसकी जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो 32 बिट्स में बनाई जाती है। जैसे हमारे पास बिट्स होते हैं, आपने पढ़े हैं, तो ये बिट्स होते हैं 01 01 01 01, ठीक है जी, या 0 और 1 से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनती है इसकी, और वो आपको असाइन की जाती है। तो हर मशीन का एक अपना 32 बिट का एड्रेस होता है। किसी कॉम्बिनेशन किस शक्ल की होती है, किसी कॉम्बिनेशन किस शक्ल की होती है। ये एक काम हो गया। दूसरे जो फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की, वो है राउटिंग करना।
यानी पैकेट को सेफली एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे नेटवर्क में मूव करना। तो ये राउटर का काम है कि अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपको गाड़ी लेके गई है पेशावर तक आपने जाना है, तो गाड़ी आपको लकी ले गई है, लकी के बाद बनू ले गई है, बनू के बाद फिर उसने मूव किया करक की तरफ, देन पेशावर की तरफ। ठीक है जी? तो ये रूट डिसाइड करना और कौन से रूट पे जाना है, ये राउटर का काम है। आपका पैकेट कौन से रूट पे जाएगा, तो वो रूट डिफाइन करना, डिफरेंट शहरों में से गुज़रते हुए किस रूट से जाना है, ताकि मैं वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँ। तो ये राउटर रास्ते में लगे होते हैं, वो राउटर आपको फ़ॉलो वो आगे मूव करवाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो ये भी नेटवर्क लेयर का काम है। नेटवर्क लेयर पे राउटर यूज़ किए जाते हैं और ये नेटवर्क लेयर के डिवाइसेज़ हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन एक फंक्शन है, जो कि नेटवर्क लेयर परफ़ॉर्म करता है कि वो डिवाइड कर देता है पैकेट या डेटाग्राम को छोटे स्मॉलर यूनिट्स में, जिन्हें फ्रैगमेंट्स भी कहा जाता है, ताकि पैकेट ईज़िली मूव कर सके। पैकेट की साइज़ अगर बहुत ज़्यादा है, तो उसको छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाता है और उसे सेंड किया जाता है। इससे लिंक पे बोझ ज़्यादा नहीं आता। और इसके लिए फिर अपने जो उसका हेडर है, पैकेट हेडर है, आईपी हेडर है, उसमें एक फ़ील्ड रखी जाती है उस फ़ील्ड को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। इस फ़ील्ड में पैकेट नंबर रखा जाता है, यूनिट नंबर यानी पैकेट के अगर 5 हिस्से किए गए हैं, तो जो हिस्सा जा रहा है, वो उसमें लिखा जाता है। उसके अभी 1 मीन्स वो पहला हिस्सा आ रहा है, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा आ रहा है, फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा आ रहा है, उसके बाद चौथा, उसके बाद पाँचवाँ, तो 5 के 5 हिस्से मिल गए, तो वो आपका पैकेट पूरा रिसीव हो गया है। तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। A field in the IP header used to show relative position of the fragment with respect to the whole datagram. whole datagram, whole पैकेट के मुताबिक कौन सा फ्रेगमेंट आ रहा है, पोजीशन का फ्रेगमेंट पहुँच गया है। पहला आ गया है, दूसरा आ गया है, तीसरा आ गया है, कौन-सा आ गया है? तो वो उसके लिए फिर ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस भी नेटवर्क लेयर पे किया जाता है। ये उसकी डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी कैसे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एंड सिस्टम ये है, एक एंड सिस्टम ये है, एक एंड सिस्टम ये है। ये डिफरेंट इंटरमीडिएट सिस्टम्स के थ्रू कनेक्टेड है और लिंक्स हैं, ठीक है? लिंक भी लगे हुए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है एफ को कोई चीज़ सेंड करना चाहता है, तो अब ये जो दरमियान में राउटर लगे हुए हैं, ये राउटर हैं, इंटरमीडिएट सिस्टम, ये राउटर हैं। ये राउटर है और ये लिंक्स हैं, ये कनेक्टेड लिंक्स हैं। तो अब पैकेट इसके पास जैसे इस लिंक के थ्रू आएँगे, मैसेजेस आएँगे, इंस्ट्रक्शंस आएँगी या न्यू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स यूनिट्स आएँगे, तो ये डिसाइड करेगा कि अब मैंने इस रूट से जाना है एफ तक पहुँचने के लिए या मुझे इस रूट से जाना है एफ तक पहुँचने के लिए। तो डेफिनिटली इस रूट से ही जाएगा, ये अब पर्पल हुआ पड़ा है सारा, ये रूट, क्योंकि एफ तक ही आना था। तो वो ये रूट फ़ॉलो करेगा, डिसाइड करेगा। ये इसको सेंड करेगा, ये इंस्ट्रक्शन फिर इसको सेंड करेगा और पहुँच जाएँगी। अच्छा, यहाँ पे जो ये सोर्स टू डेस्टिनेशन है, ये आपका ये पॉइंट होता है। इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डेटा, इसको कहते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन और यही काम नेटवर्क का है। अगर और जब हम एक स्मॉलर दरमियान में इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं होप टू होप डिलीवरी। यानी एंड टू एंड डिलीवरी आपकी होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे तो ये सोर्स टू डेस्टिनेशन ये नेटवर्क लेयर की डेफिनिशन है। और ये जो हैं ये स्मॉलर ये नेटवर्क लेयर की डेफिनिशन में नहीं आते। होप टू होप, ठीक है? ये नेटवर्क लेयर की नहीं है, ये डेटा लिंक लेयर की डेफिनिशन में आते हैं। ये डेटा लिंक लेयर अगर 2 छोटे-छोटे कनेक्टेड हैं यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। इफ टू सिस्टम आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक का मतलब है कि एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम इधर कनेक्टेड है और ये एक-दूसरे को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, पैकेट सेंड करना चाहते हैं, तो ये होप टू होप डिलीवरी कहलाएगी, ना कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी तब कहलाएगी जब वो डिफरेंट इंटरमीडिएट नेटवर्क से राउटर से होती हुई पहुँचेगी अगली जगह। यहाँ पे तो सेम है, तो दरमियान में तो कोई ऐसी इंटरमीडिएट नोड यूज़ नहीं किया गया फॉर एग्ज़ाम्पल, मशीन यहीं पड़ी है, तो उनको होप टू होप ही डिलीवरी करनी है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी नहीं करनी। क्योंकि सोर्स टू डेस्टिनेशन हमेशा नेटवर्क में राउटर्स के थ्रू की जाती है। जब भी राउटर्स दरमियान में आ जाते हैं, इंटरमीडिएट सिस्टम आ जाते हैं, 2 डिफरेंट
जगहों पे आपने दो डिफरेंट नेटवर्क्स में आपने जाना है, ठीक है? तो आपका राउटर यूज़ किया जाता है और देन आपकी जो नेटवर्क लेयर है वो यूज़ की जाती है। लेकिन अगर आप सेम लिंक पे कनेक्टेड हैं तो आपकी डेटा लिंक लेयर यूज़ की जाती है और वहाँ पे आपके हब और स्विचेज़ यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ पे फिर आपको नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये नेटवर्क लेयर और उसकी फंक्शनैलिटी। अब उसके हैं डिज़ाइन इश्यू। जब भी नेटवर्क लेयर डिज़ाइन किया जाता है, तो डिज़ाइनर को कुछ बातों का ख़्याल रखना चाहिए। जिसमें इंटरनल डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क लेयर का ख़्याल रखना चाहिए और सर्विसेज़ प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर का। क्योंकि हमेशा आपको पता है कि जितने भी हमारे पास एसआई मॉडल में या प्रोटोकॉल स्टैक में हमारे पास लेयर्स हैं, वो अपने से अबव जो उसकी लेयर है, उसके ऊपर जो लेयर है, उसको सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं। जैसे आपको मैंने एसआई मॉडल का बताया था कि जब पैकेट सेंड होता है एक एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, तो वो इस तरह नीचे आ रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। उसके बाद इस तरफ जब वो दूसरी मशीन में रिसीव होगा, एप्लीकेशन तक जाएगा, तो नीचे से स्टार्ट होगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिर नेटवर्क लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। तो ये एक से ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। और यहाँ पे ऊपर से नीचे। तो ये इस तरह फिर सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से पैकेट जा रहा है इस तरफ। तो ये फिर आपको पता है कि फिज़िकल लेयर से एप्लीकेशन ये कोई एक एप्लीकेशन है, तो ये सारों से होता हुआ जाएगा। लाइन पे जा रहा है, फिज़िकल लेयर है, फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर यूज़ हो रही है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, उसके बाद सॉरी नेटवर्क लेयर होगी, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होगी और ये अंदर पैकेट पहुँच जाएगा। So as every layer in protocol stack provides service to layer above it, in this regard, network layer uses services provided by data link layer. Network layer जो है वो data link layer से services ले रहा होता है और and gives और वो services दे रहा होता है खुद transport उसको translate network layer transport layer को services दे रहा होता है क्योंकि ये उसके ऊपर है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर ये डिज़ाइन इशू इसके साथ डिज़ाइनर को ख़्याल रखना है कि कौन-कौन सी सर्विसेज ट्रांसपोर्ट लेयर को मिलनी चाहिए या देनी है होती हैं नेटवर्क लेयर को, कौन सी नहीं देनी। यहाँ पे इंटरनल डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, ठीक है? ये भी एक इशू है। तो वो उसको हम देखते हैं वन बाय वन कि इंटरनल डिज़ाइन में अगर देखा जाए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इंटरनल डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क लेयर उसमें ये एक डिज़ाइन दिया भी गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? इसको आगे देखते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क लेयर जो है वो आपको जैसे मैंने बताया कि फ्रेगमेंटेशन यूज़ करती है, तो फ्रेगमेंटेशन में कौन-सा कॉन्सेप्ट यूज़ करती है मैकेनिज़्म वो है स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। जब वो पैकेट्स को छोटे-छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करती है, तो फिर वो ये मैकेनिज़्म यूज़ करती है नेटवर्क लेयर। अ होस्ट विद अ पैकेट टू सेंड एक होस्ट है जो पैकेट को सेंड करने के मूड में है, रेडी है, ट्रांसमिट करता है इट टू द नियरेस्ट राउटर अपने नियरेस्ट राउटर को भेज देता है फॉर एग्जांपल ये ए को भेज दिया इसने ठीक है द पैकेट इज स्टोर्ड देयर until it has fully arrived ये पैकेट स्टोर होता जा रहा होता है जब तक वो फुली अराइव ना हो जाए तब तक वो यहीं पड़ा होता है ऐसा नहीं है कि उसका एक टुकड़ा यहाँ रिसीव हुआ तो वो टुकड़ा उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया नहीं जब तक इसके कंप्लीट पीसीज कंप्लीट यूनिट्स कंप्लीट फ्रेगमेंट्स रिसीव नहीं होंगे पीछे से इस राउटर को तब तक ये उसको सेंड नहीं करेगा ठीक है? और ये जब सारा कुछ रिसीव हो जाता है, the link has finished its processing by verifying the fragmentation offset and checksum. तो इस लिंक पे जब आ रहा हो तो ये लिंक बिज़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे डेटा आ रहा है, तो ये लिंक तब हर चीज़ ओके इसको कह देता है कि मुझ पर और डेटा नहीं आ रहा, सारा कुछ ओके है। जब पूरे फ्रेगमेंट्स भी रिसीव हो जाए, उसके ऑफसेट नंबर रिसीव हो जाए और उसके बाद चेक सम ये भी चेक हो जाए कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कोई जो है यूनिट या फ्रेगमेंट मिसिंग तो नहीं है, किसी में एरर तो नहीं है। तो एरर भी चेक हो जाता है और कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाती है कि फ्रेगमेंट सारे आ गए हैं। ठीक है जी? तो उसके बाद फिर वेरिफिकेशन करने के बाद क्या हो जाता है देन इट इज़ फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट राउटर तब उसके बाद वो नेक्स्ट राउटर को सेंड किया जाता है वन बाय वन या कंप्लीट पैकेट के ये अगर फुल रिसीव वो कर सकता है कोई इश्यू नहीं है तो फुल भेज दिया जाएगा अदरवाइज उसी तरह पीसेस में भेज दिया जाएगा। तो द नेक्स्ट राउटर अलोंग द पाथ उसमें एड्रेस भी लिखा होगा कि अब उसने आगे किधर किस तरफ जाना है अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन होस्ट और ये इस तरह होते होते यही प्रोसेस हो रहा होता है हर एक राउटर पे स्टोर एंड फॉरवर्ड
स्टोर एंड फॉरवर्ड ये यहाँ तक पहुंच जाता है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग, सो इट इज नीड्स टू बी केयरफुली डिजाइन दिस मैकेनिज्म इन नेटवर्क लेयर डिजाइन। सो ये एक बड़ा इशू है कि इस तरह के जो मैकेनिज्म है डिजाइन करना एक इशू है नेटवर्क लेयर पे, उसको डिजाइन करते वक्त डिजाइनर को बहुत ख्याल रखना होगा। सेकंड आ जाते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क प्रोवाइड सर्विसेज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर नीड्स टू मीट फॉलोइंग गोल्स। उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो ये क्राइटेरिया मीट करती हों, ये गोल्स मीट करती हों, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसमें। सर्विसेज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ राउटर टेक्नोलॉजी। जो सर्विसेज ट्रांसपोर्ट लेयर को मिल रही हैं उससे ट्रांसपोर्ट लेयर एक चीज से बिल्कुल उस पर गर्ज ना रखे कि कौन से राउटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, चूंकि नेटवर्क लेयर पे राउटर यूज किए जाते हैं तो इससे ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो राउटर यूज़ की गए हैं, उसमें कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की गई है, उनकी सेटिंग कैसे की गई है। इससे नेटवर्क लेयर इससे ट्रांसपोर्ट लेयर को मुस्तस्ना करे। ऐसी सर्विसेज़ से वो इंडिपेंडेंट हो, सर्विसेज़ शुड बी इंडिपेंडेंट। ऐसी सर्विसेज़ उसको दें जो उनके काम की हो, ट्रांसपोर्ट लेयर के काम की हो। उसमें ये ना हो राउटर की इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है उसको दें कि राउटर क्या है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी शील्डेड, ट्रांसपोर्ट लेयर इससे भी मुस्तस्ना हो, इससे भी शील्डेड हो, ठीक है? फ्रॉम नंबर ऑफ टाइप एंड टोपोलॉजी ऑफ राउटर प्रेजेंट, कि जो राउटर्स हैं कितने नंबर में हैं, कौन से टाइप के हैं, 3 राउटर हैं, 4 राउटर हैं, 5 राउटर हैं, इससे भी ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई लेना-देना ना हो। ठीक है जी? तो ये सर्विस भी उसको नहीं ज़रूरत। तो हमने उसको नहीं देनी, ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर को नहीं देनी। इससे शील्डेड करना है इसको। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपने ऐसी सेटिंग रखनी है कि एक तो राउटर की टेक्नोलॉजी, कौन-सी टेक्नोलॉजी, कैसी कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड ना हो। दूसरी बात वो शील्डेड हो, इससे भी कितने नंबर ऑफ राउटर यूज़ किए गए हैं, कौन से टाइप के, कौन से मॉडल यूज़ किए गए हैं, मॉडल के राउटर यूज़ किए गए हैं और या कौन-सी टोपोलॉजी यूज़ की गई है राउटर्स की। तो ये भी उसमें ना हो, उसको ये सर्विसेज़ भी ना मिले। तो ऐसे आपने सेटिंग करनी है। उसके बाद नेटवर्क एड्रेस अवेलेबल एट ट्रांसपोर्ट लेयर शुड यूज़ यूनिफ़ॉर्म नंबरिंग प्लानिंग। ठीक है? जो नेटवर्क लेयर पे जो एड्रेसेस यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है? वो अवेलेबल हों ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूनिफ़ॉर्मली, ठीक है? नंबरिंग प्लान में। एक प्रॉपर नंबरिंग प्लान में यूनिफ़ॉर्म साफ-सुथरे तरीके से अवेलेबल हो, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। ठीक है? कि पैकेट लैन में जा रहा है या वैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में मूव कर रहा है या वाइड एरिया नेटवर्क में मूव कर रहा है या मेट्रोपॉलिटन एरिया में मूव कर रहा है। तो यूनिफ़ॉर्मली ये सारा कुछ डिफाइन हो कि कौन से हमने नेटवर्क एड्रेसेस यूज़ करने हैं। ठीक है जी? तो ये भी सारा कुछ इसमें ख़्याल रखना चाहिए। तो इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को इस चीज़ में उसको अवेलेबिलिटी हो। इसके साथ-साथ नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज़ टू ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को बेसिकली ये 2 टाइप ऑफ सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। एक को कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, दूसरे को कनेक्शन लेस सर्विस। तो देखते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या है। कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स जैसे हमने टीसीपी में पढ़ा था कि कनेक्शन बिल्ड करना बिफोर सेंडिंग अ पैकेट, एक हैंडशेकिंग की जाती है, मुआहिदा किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है कि पैकेट डेटा कैसे रिसीव हो। किस तरह से हम रिसीव करेंगे उसको, तो वो सारे कमिटमेंट किए जाते हैं। इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस अ कनेक्शन या पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पहले से मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड, पहले से एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि आपने इस रास्ते से आना है। डेटा भेजने से पहले ही कन्फर्मेशन कर ली जाती है, एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि आपने इस रास्ते से ही आना है। तो वो रास्ता डिफाइन कर दिया जाता है। दिस कनेक्शन इज़ कॉल्ड वर्चुअल सर्किट और पाथ। ये एक वर्चुअल सर्किट या पाथ कहलाता है, फिज़िकली नहीं होता, एक वर्चुअली होता है, ख़याली तौर पे हमने बनाया होता है, उसपे हम डेटा भेज रहे होते हैं। द पैकेट ट्रैवल ऑन ऑलरेडी डिसाइडेड रूट टू द डेस्टिनेशन, और ये पैकेट ट्रैवल करता है जो पहले से हमने डिसाइड किया होता है रूट उस डेस्टिनेशन तक उस पे। फॉर एग्जांपल ये हमारा होस्ट 1 है, ठीक है जी? ये कोई पैकेट भेजना चाहता है होस्ट 2 को,
ठीक है? होस्ट 3 भी यहाँ मौजूद है। तो ये पैकेट फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं, किस रास्ते से गया है? इस रास्ते से जा रहा है सारा का सारा। यानी ए टू ई आ रहा है, ए टू सी जा रहा है, फिर सी से ई पे और फिर उस पे होस्ट 2 पे। तो ऑलरेडी एक हैंडशेकिंग करके एक रास्ता चुन लिया गया है। ये पैकेट 1 रिसीव हो गया, दूसरा उसके पीछे है, फिर उसके बाद तीसरा इसी रास्ते से जाएगा, फिर चौथा इसी रास्ते से जाएगा। तो ये हैंडशेकिंग करके कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन बिल्ड करके पैकेट सेंड करने से पहले उस पे सेंड किया जाता है। तो ये नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करता है ये सर्विस किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को, कि वो करेक्ट कनेक्शन ओरिएंटेशन कर सकता है, कनेक्शन बिल्ड कर सकता है पैकेट सेंड करने से पहले। उसके साथ-साथ दूसरी एक फैसिलिटी, एक सर्विस भी प्रोवाइड करता है कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन लेस सर्विस में सिर्फ ये होता है कि पाथ डिसाइड नहीं किया जाता एडवांस में, बल्कि उसकी बरक्स मैसेज इज़ ब्रोकन इंटू पैकेट्स, छोटे-छोटे पैकेट्स में मैसेज को डिवाइड कर दिया जाता है एंड ईच पैकेट इज़ ट्रांसफर्ड सेपरेटली और फिर उसको सेपरेटली किसी भी रास्ते से भेज दिया जाता है। द पैकेट कैन ट्रैवल डिफरेंट रूट टू द डेस्टिनेशन सिंस देयर इज़ नो कनेक्शन, क्योंकि उनके दरमियान में पहले से हैंडशेकिंग नहीं हुई हुई होती। पैकेट जैसे मैंने यूडीपी पढ़ाया था, टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। उसमें क्या होता है, टीसीपी में कनेक्शन बिल्ड किया जाता है और से सेंड किया जाता है, यूडीपी में कनेक्शन नहीं बिल्ड किया जाता, डेटा सेंड कर दिया जाता है, ठीक है? हैंडशेकिंग नहीं की जाती। तो यहाँ पे हैंडशेकिंग नहीं है कनेक्शन लेस सर्विसेज़ में, ये भी नेटवर्क लेयर सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। पैकेट है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 इस रूट से जा रहे हैं और चौथा ऊपर से जा रहा है, ठीक है? तो ये इसमें ये आ जाता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज़ 2 टाइप ऑफ सर्विसेज़ है जो नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करता है और ये इन चीज़ों को केयरफुली डिज़ाइन करना है डिज़ाइनर ने। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, तो ये इनको नेटवर्क लेयर डिज़ाइन इश्यू भी कहा जाता है, ये इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना होता है डिज़ाइनर को, ये सारा कुछ नेटवर्क लेयर के लिए ज़रूरी है, उसके काम है, तो उसको प्रॉपर्ली आपने मैंने कॉन्फ़िगर करना है कि वो इस तरह के काम अपने-अपने कर सके। तो ये एज़ ए इश्यू भी इसे कंसीडर किया जाता है। अब आते हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पे। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में हम कुछ आज देखेंगे, कुछ आपके होमवर्क में है चीज़ें, तो ये आप इसको होमवर्क को भी ज़रूर अटेम्प्ट करें, इसको मिस ना करें, ये आपके एग्ज़ाम में इंक्लूड है। अगेन मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं छोड़ रहा हूँ आप पे, वो आपके लिए समझिए कि एज़ असाइनमेंट भी है, एज़ ए होमवर्क भी है। तो इसको ज़रूर आप सॉल्व करें, इसको अपने लिए नोट्स में इंक्लूड रखें। आज जो हम कुछ प्रोटोकॉल देखेंगे, उसमें एआरपी, उसके बाद आईपी वर्ज़न 4, आईपी वर्ज़न 6, आईसीएमपी, आईजीएमपी, तो ये आज हम देखेंगे। इसके अलावा आरएआरपी आपका होमवर्क है, आईपी वर्ज़न 6 होमवर्क है और आईपी हेडर। ये प्रोटोकॉल तो नहीं है, लेकिन इसके साथ एक टॉपिक है, ठीक है जी? इस लिस्ट में इसका लास्ट टॉपिक है आईपी हेडर, उसका होमवर्क आपका ये भी है। तो ये 3 आपके होमवर्क हैं, तो ये आपने करने हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रोटोकॉल को अब देखते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल को। एआरपी। एआरपी क्या है? एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है? एआरपी इज़ यूज्ड टू रिज़ॉल्व आईपी एड्रेसेस टू मैक एड्रेसेस। ठीक है जी। क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? ये यूज़ होता है किस लिए? ये रिज़ॉल्व करता है आईपी एड्रेस को, यानी ये मैप करता है, रिज़ॉल्व मीन्स मैपिंग भी इसको कह सकते हैं। मैप करता है आईपी एड्रेसेस को मैक एड्रेसेस पे, ठीक है? उनकी मैपिंग करता है कि जब हम किसी मशीन को, जैसे मैंने कहा कि आईपी एड्रेसेस एक लॉजिकल एड्रेस है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस आपको मशीन तक लेके जाता है। अब वो मशीन उसकी मेन आइडेंटिटी क्या है उस मशीन की, कि बिल्कुल फिक्स आइडेंटिटी है, वो है उसकी मैक एड्रेसेस। तो हर मशीन का एक मैक एड्रेस जो उसका लैन कार्ड पे लगा होता है, ये देखें। ये जो लैन कार्ड है, इस पे बिल्कुल फिज़िकली फिक्स करके, लेज़र से बर्न करके, इसको फिक्स करके इस पे इसका मैक एड्रेस डाला जाता है हर लैन कार्ड पे। आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप्स में भी लगे हुए हैं, उनमें हर लैन कार्ड पे उसका ओरिजिनल अपना मैक एड्रेस होता है, जिसे मीडियम एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं।
ठीक है? ये मेन इसका एड्रेस है इस कार्ड का। और आईपी एड्रेस आपकी मशीन को आईपी एड्रेस ऑफ मशीन को नेटवर्क पे सर्च करने में मदद देता है। लेकिन उसके साथ जो कम्युनिकेशन है, जो मेन कम्युनिकेशंस हम उससे करते हैं, वो इसके थ्रू करते हैं। ठीक है जी? तो ये एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है? मैपिंग करता है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ। द मैक एड्रेस इज़ द फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस। ठीक है? आपके डिवाइस की मशीन की फिजिकल एड्रेस होता है। इसकी शक्ल कुछ यूँ होती है। जैसे आपके पास 00-04-5A 63-AI-66। ठीक है जी? तो ये एक आपका इसमें ये इसकी शेप है, एग्ज़ाम्पल है। मैक एड्रेस फिज़िकल एड्रेस होता है मशीन का। डिवाइसेज़ नीड द मैक एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क। जब भी डिवाइसेज़ हब या स्विच के साथ कनेक्टेड होती हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, तो उनको कम्युनिकेशन करने के लिए मैक एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, ना कि आईपी एड्रेस की। जैसे मैंने कहा आपको कि आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क जब आप नेटवर्क में मशीन को सर्च करते हैं, तो वो तब आपको यूज़ उसको करते हैं। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में या डेटा लिंक लेयर पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जब सेम लिंक पे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, तो फिर आपको नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब आपको उसकी मैक की ज़रूरत पड़ती है, मैक एड्रेस की। डिवाइसेज़ और ये मैक एड्रेस कैसे मिलता है एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस का? वो मिलता है एआरपी के थ्रू। डिवाइसेज़ यूज़ एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल टू एक्वायर द मैक एड्रेस फॉर डिवाइस। ठीक है जी। मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस किसी भी लैन कार्ड पे किसी भी लैपटॉप का फिजिकल एड्रेस है, ठीक है? और वो एड्रेस किस शेप में है? इस शेप में होता है। डिवाइसेस और किस लिए ये काम आता है? डिवाइसेस नीड इस डिवाइसेस को ज़रूरत होती है, जो कंप्यूटर है उनको आपस में ज़रूरत होती है कि वो अगर वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, तो उनको मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है और ये मैक एड्रेस उनको एक-दूसरे के कैसे मिलते हैं? एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल के ज़रिए हम हासिल करते हैं। हर सिस्टम में ये इंस्टॉल है और उसके ज़रिए रिक्वेस्ट जाती है और वो दूसरे से उसका मैक एड्रेस ले लेते हैं। ये डायग्राम्स दिए गए हैं डिफरेंट जिसमें ये एग्जांपल के तौर पे क्लियरली डिफाइन किया गया है, बताया गया है। सबसे पहले ये समझ लें, डेफिनिशन हमने कर लिया, अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये आपके पास 4 सिस्टम हैं, ठीक है जी? उसमें ये ए और बी आपस में कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। ये दरमियान में कोई स्विच लगा हुआ है या हब लगा हुआ है, उसके साथ ये 4 सिस्टम कनेक्टेड है। अब ये एक-दूसरे से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो इनको फॉर एग्ज़ाम्पल ये और ये कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, दूसरा यहाँ से इस साइड पे आना है आपने, हमेशा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है अब एन आईपी एड्रेस इज़ यूज्ड टू लोकेट अ डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। आईपी एड्रेस की बताया गया है कि क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जब हम किसी सिस्टम को नेटवर्क में तलाश करते हैं कि वो किस नेटवर्क में है, किस जगह पे है। यानी पेशावर कहाँ पे है? केपीके में है। रेहान कहाँ पे है? केपीके में है। ये हमने सर्च कर लिया। ठीक है? ये पता चल गया। अब उसके अंदर उस शहर में जाना और उसे उसमें कोई चीज़ सेंड करना, उसके लिए मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी? अब एग्ज़ैक्ट कहाँ पे है? केपीके में कहाँ पे है? तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन जी यहाँ के इस इलाके के आस-पास है, इस इलाके के आस-पास है। ठीक है? A MAC address is what identifies the actual device. मैक एड्रेस उसका एग्ज़ैक्ट लोकेशन है, यानी उस इलाके का एग्ज़ैक्ट पिन कोड, ठीक है? इस उस इलाके का एग्ज़ैक्ट पिन कोड या उस इलाके का एग्ज़ैक्ट लोकेशन समझ लें, ठीक है जी? यानी हमने सूबे में एक वो तो मिल गया हमें, लेकिन अब एग्ज़ैक्ट उसमें क्या है? ठीक है जी? एग्ज़ैक्ट उसमें क्या है? तो वो एग्ज़ैक्ट चीज़ यही होती है। उसके लिए फिर हमें मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है किसी भी मशीन की, ताकि हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकें। तो अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आईपी एड्रेसेस के लिए यूज़ होता है और मैक एड्रेसेस के लिए यूज़ होता है।
कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। मैक एड्रेस इज व्हाट आइडेंटिफाइज द एक्चुअल डिवाइस। एक्चुअल डिवाइस कौन सी है इनमें। तो फॉर एग्जांपल अब ये सिस्टम है ए, ये बी से कोई कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा। उसके पास फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेसेस की लिस्ट पड़ी है, इन तीनों की 3 आईपी एड्रेसेस इसके पास हैं, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये आईपी एड्रेस एग्ज़ैक्ट किसका है? उसके पास फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस है, उसकी शक्ल है 10003, ठीक है? ये पूछ रहा है कि 10004 किसका मैक इसका मैक एड्रेस क्या है? आई नीड योर मैक एड्रेस, कौन हो तुम? हू इज़ ये? हू इज़ 10004? अब कंप्यूटर मशीन का तो पता है इसके पास कि ये नेटवर्क में ये मशीन लगी हुई है, मेरे साथ कनेक्टेड तो है किसी हब के थ्रू या स्विच के थ्रू। लेकिन इसका मैक एड्रेस इसको चाहिए ताकि उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस है, एक बस में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी? अब आप किसको फाइंड आउट यानी फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में ले लें, अब क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो मुझे पता है कि उस क्लास में शुएब बैठा हुआ है, ठीक है? उस क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल रेयान बैठा हुआ है। अब रेयान बैठा हुआ है लेकिन मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता कि रेयान किस लोकेशन पे बैठा हुआ है, किस सीट नंबर पे बैठा हुआ है। तो मैं उसको ये कह दूँगा कि हू इज़ रेहान, तो रेहान मुझे कह देगा, हैंड रेज़ कर देगा, आई एम, ठीक है? तो मैं उसको सीट नंबर बता देगा या मैं कह दूँगा कि फर्स्ट रो में फलाँ स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है? तो वो एग्ज़ैक्ट उसको हम फिर किसी उसके एग्ज़ैक्ट आईडी से रोल नंबर से उसको सर्च कर या उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोल नंबर से बुला लेता हूँ, ठीक है? हू इज़ 1215 डैश डी, हू इज़ 1215 डैश डी, तो रेयान कह देगा मैं हूँ, आई एम। तो अब मैं उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल ठीक है, ठीक है? तो क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोल नंबर के थ्रू कहता हूँ कि हू इज़ दिस और उसके ऑनवर्ड मुझे आंसर मिलता है, वही एग्ज़ैक्ट बंदा आंसर देता है कि ये मेरा रोल नंबर है, तो मैं उसके साथ बात स्टार्ट कर दूँगा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ काम है, तुम्हारे लिए मैसेज आया हुआ है, ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी, इसने कहा हू इज़ दिस आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस की शक्ल है। ये आईपी एड्रेस किसका है? तो इसने मैसेज भेज दिए, ये स्टार जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसने इसको भेजा और इसने तीनों कंप्यूटर्स को भेज दिए। तो जिसका होगा वो उसको आंसर दे देगा। तो इसमें से आंसर इस वाले ने दिया। इसने फ़ौरन से अपनी तरफ से स्टार मैसेज के थ्रू भेजा इसको। आई एम 10004 आई विल सेंड यू माय मैक एड्रेस। मैं आपको अपना मैक एड्रेस भेज दूँगा। और जवाब में उसने बोल दिया थैंक यू। मैसेज सेंड हुआ इस तरह से। तो ये एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल और कैसे ये काम करता है रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल वो अब हमने देख लिया, ठीक है? ये आईपी एड्रेसेस की बेसिस पे मैक एड्रेसेस को मैप करता है, ठीक है? और ये आपका जो डिवाइसेज़ हैं आपके उसमें फिज़िकल डिवाइसेज़ का अपना एड्रेस है मैक एड्रेस, ठीक है जी? और ये हमेशा जो लोकल एरिया नेटवर्क पे आप कम्युनिकेशन करते हैं, उसके टाइम आपको ये ज़रूरत पड़ती है और ये हम हासिल करते हैं, एक मशीन दूसरी मशीन से ये लेती है थ्रू एआरपी एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू। एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल एक मैसेज फॉरवर्ड करेगा अपने साथ लगे हुए डिवाइसेज़ को और जिसका भी मैक एड्रेस चाहिए, उसका आईपी एड्रेस वो कॉल करेगा, उसके ऑनवर्ड उसको आईपी एड्रेस सॉरी एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। न्यूमेरिक एड्रेस होता है जैसे हमने यहाँ पढ़ा पीछे, ये आपको न्यूमेरिक एड्रेस है 10.004 इसमें कोई अल्फाबेट्स नहीं है। तो न्यूमेरिक एड्रेस है, नंबर यूज़ किए जाते हैं इसमें। इट इज़ एन आइडेंटिफायर फॉर अ कंप्यूटर और डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क पे ढूँढने के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है आईपी एड्रेस। Every device has to have an IP address for communication purpose. कम्युनिकेशन के लिए हर डिवाइसेस को आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता इंटरनेट पे। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, नेट आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं।
एक में नेटवर्क एड्रेस होता है एंड दूसरा पार्ट उसका होस्ट एड्रेस कहलाता है। ठीक है? हाँ, एक पार्ट 2 पार्ट पे ये हमेशा बनता है। एक पार्ट आपका नेटवर्क एड्रेस, दूसरा होस्ट एड्रेस। यानी गाड़ी नंबर और गाड़ी के अंदर सीट नंबर या क्लास कौन-सी है? जीबीसीएस 5th है, तो ये नेटवर्क है, एड्रेस है। उसके अंदर होस्ट कौन-सा है? रोल नंबर पे चले जाएँ, तो वो उसका होस्ट एड्रेस है। क्लासरूम एड्रेस, ठीक है? या सेमेस्टर एड्रेस नेटवर्क एड्रेस कहलाता है। पीसीएस 7th ये आपका नेटवर्क एड्रेस है। पीसीएस 7th के अंदर रोल नंबर 1512 ये आपका होस्ट एड्रेस है। तो हमेशा आईपी एड्रेस भी 2 चीज़ों से मिलके बनता है। इसी तरह 2 टाइप्स भी हैं इसके। अभी आईपी के 2 वर्ज़न आए हुए हैं। तो आईपी वर्ज़न 4 आया है और आईपी वर्ज़न 6 तो अभी हम आईपी वर्ज़न 4 पढ़ रहे हैं। IP version 4 is the current version, not for long, of IP addresses. ठीक है? Current version of IP addresses. IP version 4 जो है वो अभी जो चल रहा है, लेकिन ज़्यादा अरसे तक ये नहीं रहेगा, not for long, long इसलिए लिखा हुआ है कि ज़्यादा अरसे तक नहीं ये चलने वाला क्योंकि ये खत्म होने वाला है। आपको पता है कि चूँकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो IP एड्रेसेस की भी एक लिमिट है। वो लिमिट जब पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद नया लॉन्च होगा। IP वर्ज़न 4 की लिमिट जब खत्म होगी तो उसके बाद आईपी वर्जन 6 लॉन्च होगा, ठीक है? और आने वाला है, बल्कि शायद आ चुका है। तो करंटली आईपी वर्जन 4 यूज़ किया जा रहा है। ये आईपी का ही वर्जन है, जिसकी डेफिनिशन हमने पढ़ ली। इसमें क्या होता है 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है रिटन एज़ अ 4 नंबर। सेपरेटेड बाय पीरियड, ठीक है? 32 बिट होते हैं ये। बिट्स अगर ये तो डेसिमल में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, तो ये डेसिमल में है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपके डेसिमल नंबर को नहीं जानते, बिट को ही जानते हैं, इसलिए यहाँ पे बिट्स हमेशा लिखी जाती हैं। 32 बिट्स, ये जो पोर्शन बना है, ये 8 बिट्स से बना है। 8 बिट। ये जो 94 बना है 8 बिट से बना है। ये जो 234 बना है ये 8 बिट से बना है। ये जो 13 है ये 8 बिट से बना है। तो ये 8 8 8 8 8 बिट और ये टोटल 4 सेक्शन है तो 8 4 32 तो टोटल यहाँ पे नीचे 32 बिट्स होती है। ठीक है? जो आगे आपको नज़र आ जाएँगी। तो 32 बिट्स और 4 नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड होता है। रिटन एज़ अ 4 नंबर। 32 बिट और 4 नंबर में इसको सेपरेट किया जाता है। ये ऑक्टेट इसको कहते हैं, ऑक्टेट। ये पूरा ऑक्टेट है। आईपी वर्जन 4 सेम वही डेफिनिशन वही ये ऑक्टेट होते हैं। नंबर रेंज इज़ फ्रॉम अच्छा ये भी एक रेंज में जाते हैं ये सारे चारों 0 से 256 क्यों? जो 8 बिट हैं आपके ये फॉर एग्जांपल 8 बिट 1, 2, 4, 8, 16 यानी ये सारे बिट हैं ना, 0 की ताकत जब 2 की पावर 0 करेंगे, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, 2 की पावर 0 से 1 आता है, 2 की पावर 1 से 2 आता है, 2 की पावर 2 से 4 आता है, 2 की पावर 3 से 8 और इस तरह 4 से 16 और इस तरह 5 से 32 और 6 और 7 तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 7 तक आते हैं, टोटल 8 बिट बनते हैं ये। तो 8 बिट आखिर में 128 अब इन सारों को जमा कर लें तो 128 जमा 64 जमा 32 जमा 16 जमा 8 जमा 4 जमा 2 जमा 1 ये 255 बनते हैं। ठीक है? या 256 तो 0 से 255 तक ये जाएगा हर पोर्शन ये 0 से 255 तक। दो टोटल 256 हो जाते हैं। 255 तक, 255 तक, 255 तक इसको नंबर दे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 से 256 तक यहाँ से। ठीक है? ये जा सकता है। टोटल जो पॉसिबल यूनिक एड्रेसेस हैं, वो कुछ इतने हैं। अब इसको आप लोग पढ़ें कितने बनते हैं। ये कोई बिलियन से भी शायद ज़्यादा हों। ठीक है जी? तो बिलियन से भी शायद ज़्यादा हों। तो इस वक़्त जो हमारी दुनिया की कुल आबादी है वो 7.8 बिलियन है तकरीबन। तो ये भी शायद बिलियन में ही जा रहे हैं। तो ये एक टाइम आएगा जो आबादी हमारी बढ़ रही है, कंप्यूटर की इस्तेमाल वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि ये एड्रेसेस हमारे ख़त्म हो जाएँगे। यूनिक एड्रेसेस हैं हमारे टोटल। आईपी वर्ज़न 4 में हमारे टोटल इतने एड्रेसेस हैं। यानी 4 अरब हैं तकरीबन। 4 अरब 4 अरब हमारे पास अभी हैं
और इसके ऑनवर्ड जब ये कंप्लीट हो जाएँगे तो हमारे पास ये खत्म होने वाले हैं, क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं। तो ये एक इसका इन्फॉर्मेशन हो गई आईपी वर्जन 4 की। अब ये बनाए कैसे जाते हैं, कन्वर्जन कैसे होती है? कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स डोंट रीड आईपी एड्रेसेस इन दिस स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट। क्योंकि अब पता है कंप्यूटर और नेटवर्क जो हैं, वो इसको नहीं जानते इस न्यूमेरिक फॉर्मेट को। दे ओनली अंडरस्टैंड नंबर इन ए बाइनरी फॉर्मेट। तो इसका बाइनरी ये है, इसका बाइनरी ये है, इसको कन्वर्ट किया जाता है, कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, आपको पता है। जो आपके ट्रांसलेटर लगे हुए हैं। बाइनरी नंबर ओनली यूज़ 1 एंड 0। तो ये 66 है और टोटल बिट ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं। तो टोटल ये 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 32। ठीक है? 8 4 32। तो ये 32 बिट्स हैं, इसलिए इसको 32 बिट कहा जाता है। ये बनते कैसे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 66 कैसे बना है? तो उसके लिए आपको पता है नंबर सिस्टम की पावर है, ये वेट है, 8 बिट ऑक्टेट चार्ट, 8 बिट है। फर्स्ट बिट की पावर 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 4 है, फिर 8 है, 16, 32, 64 और 28। अब ये 66 मैंने बनाना है, तो मैंने कौन-सा बिट ऑन करना होगा? ये देखें। अब मैंने 66 बनाना है, तो ये इसके नीचे बिट्स हैं, तो मैं कौन से बिट्स को प्लस करूँ कि 66 बन जाए? तो एक तो 64 वाला ऑन कर देता हूँ, 1 हो जाएगा। ये सारों को 0 रखें, पहले सारों को 0 रखें। किस-किस को ऑन करूँ? ठीक है, किस-किस को ऑन करूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पावर कि वो वैल्यू निकल आए। तो मुझे छिया 64 जमा 2 अगर मैं करूँ तो 66 बनता है, तो ये बन जाएगा 0 1 0 0 0 0 1 0। तो ये आपका इसका बाइनरी बन गया। ये इस खाने में लिख देंगे 66, इस खाने में लिख दें। उसके बाद मैंने बनाना है अब 94। 94 कैसे बना? तो 94 के लिए मुझे डिफरेंट बिट्स ऑन करनी पड़ेंगी, ऑफ करनी पड़ेंगी। एक तो 64 को ऑन करेंगे, फिर 16 को ऑन किया, फिर 8 को ऑन किया, फिर 4 को ऑन किया, फिर 2 को ऑन किया। तो ये बन गया 0 1 0 1 1 1 1 0। इनको जमा किया तो 94 बनता है, 94 के नीचे उसके 8 बिट लिख दिए। इस तरह 29 का अपना है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन है और फिर आखिरी जो 13 था उसके लिए ये कॉम्बिनेशन है। तो ये आपकी कन्वर्जन हो जाती है, अगर आपको नहीं आती। और इस तरह फिर ये सेंड किए जाते हैं आपके नेटवर्क पे ये सारे। इसके बाद आ जाते हैं आईपी वर्जन 6 पे। आईपी वर्जन 6 क्या है? आईपी वर्जन 6 इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस। वी आर रनिंग आउट ऑफ आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। क्योंकि हम ऐसा समझिए कि आईपी वर्जन 4 जो एड्रेसेस हैं वो हमारे से खत्म होने हो रहे हैं, खत्म होने वाले हैं। तो उसके बाद अब हमने जाना है आईपी वर्जन 6 पे, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के आईपी एड्रेसेस हैं और ये बहुत ज़्यादा है, इसको आप खत्म ही नहीं कर सकेंगे। ये इतने ज़्यादा हैं। तो चूँकि हमारे पास आईपी एड्रेसेस खत्म होने वाले हैं, 4 के वर्ज़न 4 के, इसलिए हम इस पे आएँगे। आईपी वर्ज़न 6 इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस। ये 128 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेसेस हैं। वो तो 4 अरब थे बनते हैं, 32 बिट के जो वो कॉम्बिनेशन है, 32 बिट की कॉम्बिनेशन 4 अरब कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं 32 बिट की। तो खुद सोचें कि 128 बिट की कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी, ये उसकी तादाद है। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये है 340 अनडेक्लाइ डेक्लिन डेक्लिनाइन है कि पता नहीं डेक्लियन है, ठीक है? या डेसिलियन है एड्रेसेस। ये वो नंबर है जैसे हम अरब-करब बोलते हैं ना, ये अरब-करब से भी आगे चली गई है। अनडेसिलियन, ठीक है? अनडेसिलियन क्योंकि UNDCILLION अनडेसिलियन। 340 अनडिसिलियन एड्रेसेस। अनडिसिलियन का पता नहीं उर्दू में क्या है, तो वो आप ज़रा नेट पे देख लें, गूगल में। अनडिसिलियन अरब से तो भी करब से भी आगे चली गई ये बात। इतने ज़्यादा एड्रेसेस बनते हैं इस आईपी वर्ज़न से 6 में, इतने ज़्यादा कि हमारी दुनिया में इतने तादाद ही नहीं है लोगों की। इतने ज़्यादा एड्रेस हैं जो ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए इसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन आईपी एड्रेसेस। और ये 128 बिट का एड्रेस होगा, आपके कंप्यूटर्स को इस तरह के एड्रेसेस मिलेंगे। आपके जितने भी नेटवर्क पे आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे,
उनको ऐसा आईपी एड्रेस मिलेगा। इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल एड्रेस, हेक्साडेसिमल एड्रेस। ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है जी। ये हेक्साडेसिमल यूजेस बोथ नंबर एंड अल्फाबेट्स। उसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू थी, यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स भी आ गए, तो इसलिए बहुत ज्यादा हो गए हैं। टोटल ये 8 हैं, सेक्शंस हैं, 8 सेक्शन। हर सेक्शन में 16-16 बिट्स हैं। यानी ये 7 अलहदा से आपके 4 बिट से बना है, ये 6 अलहदा से 4 बिट से बना है, ये डी अलहदा से 4 बिट से बना है, ये सी अलहदा से 4 बिट से बना है। तो ये पूरा पोर्शन 16 बिट्स का बनता है। ये पूरा पोर्शन 16 बिट का बनता है। ये पूरा पोर्शन 16 बिट का बनता है। ये 3 जो है अलहदा से 4 बिट से बना है, ये 4 4 बिट्स के चंक बनाए गए हैं। तो ये 16, 16, 16, 16, 16, 16, तो टोटल 128। ये 16-16 जमा करेंगे 8 बार, तो इसको 28 बिट्स बनते हैं टोटल नीचे। तो ये नेक्स्ट जनरेशन की आपकी टेक्नोलॉजी है और ये उसकी शक्ल है। ये 16-16 के चंक्स हैं। ये फर्स्ट 16, फिर 16, फिर 16, फिर 16, तो ये 8 सेट बनते हैं। ये एक सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट हो गया, तीसरा फिर चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। 8 सेट हैं और 16-16 बिट हैं हर सेट में। तो टोटल 128 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस ये बन जाता है। अब इनकी कॉम्बिनेशन आप बनाएँ, इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनती हैं। पहले को ऑन कर दो, सारों को ऑफ कर दो। फिर दूसरे को ऑन कर दो, सारों को ऑफ कर दो। फिर तीसरे को ऑन कर दो, सारों को ऑफ कर दो। फिर चौथे को ऑन कर दो, सारों को ऑफ कर दो। फिर पांचवे को ऑफ ऑन कर दो, सारों को ऑफ कर दो। करते जाएं, इनकी शक्लें बदलते जाएं, बदलते जाएं, बदलते जाएं। इतनी शक्लें बदल सकती हैं, इतनी। अब ये पता नहीं कितनी बार है, कितनी वैल्यू है ये। इतनी शक्लें इस एड्रेस की बदल सकती हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा आई यूनिक एड्रेसेस आपसे बन के आएंगे आपके लिए। अगर आप इसमें एक एक बिट को ऑन करेंगे, दूसरे को ऑफ करेंगे, एक को ऑन करेंगे, दूसरे को ऑफ करेंगे, करते करते आप थक जाएंगे। इतनी वैल्यूज आप बना लेंगे। तो ये हर एक को मिल सकती है यूनिक एड्रेस। कैसे इसकी अरेंजमेंट की जाती है? जैसे मैंने कहा कि एक वैल्यू बनाने के लिए, यानी जैसे पीछे हमारे पास ये एक एड्रेस था, इसका 7 बनाने के लिए हमें 4 बिट ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि 4 बिट हेक्साडेसिमल बनाते हैं। 4 बिट में हमारे पास वैल्यू 0 से 15 तक जाती है। अगर आपको हेक्साडेसिमल का टेबल याद हो, तो वो आता है 0 टू 15, टोटल उसमें 16 वैल्यू होती हैं और ये 15 या 16 वैल्यू आपके 4 बिट से निकल आती हैं। अगर आप सारे 4 बिट्स ऑन कर लें, फॉर एग्जांपल ये 4 बिट्स हैं हमारे, 0 0 0 0 समझ लें। पहले की पावर 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 4 है, चौथे की 8 है। तो इनको सारों को जमा करें, 8 जमा 4 12, 12 जमा 2 14, 14 जमा 1 15। ठीक है? तो ये आपके क्या हो गए? 4 बिट में पूरी वैल्यू आ गई 0 टू 15। तो 16 आपके कंप्लीट। तो इसलिए हम 4 बिट उठाते हैं सिर्फ। ठीक है? ये पूरी जो बिट्स हैं 18 बिट आपके पास 128 बिट्स हैं। इसमें हर पोर्शन के लिए अब मैंने ये पोर्शन बनाना है, उसके बाद फुल कॉलन, फिर ये पोर्शन फुल कॉलन, फिर ये पोर्शन फुल कॉलन। तो ये 8 हैं टोटल सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन बनाना है मैंने 2, तो 2 के लिए मैं पहले 4 बिट लूँगा। अब मेरे 4 बिट ले लिए, ये देखिए 4 बिट। तो उसमें 2 कैसे बनता है? जब मैं इसको ऑन करूँगा, तो मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 1 0, ये बनता है 2। तो 0 0 1 0 2। अब मैंने बनाना है दूसरी वैल्यू 6, ये एक पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए फिर 4 बिट मैंने उठाया, उसकी कॉम्बिनेशन बन देखी 0 1 1 0, तो 6 बन गया। तो ये अगले जो 4 बिट हैं, ये 6 हैं। फिर उसके बाद अगले 4 बिट, ठीक है? ये टोटल 16 बिट का एक पोर्शन है, ये एक सेक्शन 16 बिट का है। तो ये मैंने 4 4 2 4 उठा लिए, 8 चले गए। उसके बाद तीसरा कौन-सी वैल्यू आई है, वो देखते हैं। तीसरी है इसमें डी, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी इसमें यूज़ हो सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज़ हो सकती हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बनती है 1 1 0 1 और ये बनता है 13। 8 जमा 4 12 जमा 1 13। तो अब 13 इसमें नहीं लिखना। कैन नॉट यूज़ अ डबल डिजिट, इसमें डबल, इस सेक्शन में डबल डिजिट नहीं आ सकता, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल में डाला गया है। हेक्साडेसिमल आपको जो 10 और 9 से ऊपर की वैल्यू हैं, उसके लिए आपको अल्फाबेट्स देता है। अगर आपको नंबर सिस्टम पता है, तो हेक्साडेसिमल की जो चार्ट है,
उसमें 10 से 15 तक अल्फाबेट्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए अल्फाबेट्स अलाउ किए गए हैं। कैन नॉट यूज अ डबल डिजिट नंबर टू रिप्रेजेंट 4 बिट्स। ठीक है, हम ये नहीं यूज कर सकते 4 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो फिर क्या करेंगे, इन हेक्साडेसिमल डबल डिजिट नंबर आर रिप्रेजेंटेड विद अ सिंगल अल्फाबेट ए से एफ तक। ये टेबल दिया हुआ है। 10 के लिए ए है, 11 के लिए बी है, 12 के लिए सी है, 13 के लिए डी है, 14 के लिए ई है और 15 के लिए एफ है। तो यहाँ पे 13 आया है, तो 13 की जगह हम डी लिख लेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ये अलाउ है, आईपी वर्जन 6 में ये अलाउ है कि आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। आईपी वर्जन 4 में अलाउ नहीं था। तो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, तो चौथा एलिमेंट भी आ गया, वो वैल्यू भी आ गई। अब उसके बाद लास्ट वैल्यू जो है यहाँ पे, जो अगली 4 हैं जिसे ये पूरा 16 पूरे हो जाएंगे, वो है 11। तो 1 0 1 1 ये 11 बनता है। 11 के ऑनवर्ड हमें पता है बी आता है, तो हमने 26 डीबी ये एक सेक्शन मुकम्मल कर लिया 16 बिट का। इसी तरह दूसरा सेक्शन होगा, इसी बिट्स में उठाएंगे। जब आप देखेंगे इसको जरा जूम आउट करेंगे, तो वो बिट्स उठाएंगे, उसका फिर बनाएंगे इस साइड पे। तो उसके बाद फिर 16 बिट उठाएंगे, उसका बनाएंगे, फिर 16 बिट उठाएंगे, फिर उसका बनाएंगे। थोड़ा इसको जूम आउट करेंगे तो ये सारा इसमें आ जाएगा। तो ये एक तरीका है एपी वर्जन 4 कैसे इसमें इसके जो एड्रेसेस हैं वो बनाए जाते हैं और आईपी वर्जन 4 क्या है। और एट द एंड आपके पास ये पूरा जो था 16 बिट ये बन गया 26 डीबी। ठीक है, ये पूरा का पूरा 262 डीबी। इसी तरह अगले जो 16 हैं वो भी कोई वैल्यू होगी, अगले 16 हैं वो भी कोई वैल्यू होगी, अगले 16 है वो भी कोई वैल्यू, अगले 16 है वो भी कोई वैल्यू, इस तरह एंड तक। ये आपका एक आईपी वर्जन 6 का एड्रेस आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। Since IP does not have an inbuilt mechanism for sending error and control messages, IP हम यूज कर रहे थे, जैसे हमने पीछे पढ़े IP, उसमें बिल्ट इन ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आपको कोई एरर मैसेज सेंड करे अगर कोई एरर आ गया है ड्यूरिंग पैकेट सेंडिंग। ठीक है, पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर हम सेंड कर रहे हैं और दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो रिप्लाई में हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजता आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमने पीछे उसके वर्जन पढ़े, कि ये मैसेज आया हुआ, ये प्रॉब्लम आई हुई है भाई, एरर मैसेज का कोई मैसेज नहीं आता। लेकिन उसके जगह अगर हम इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल उसके साथ यूज करें, तो हमें ये फैसिलिटी देता है। सो इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड एन एरर कंट्रोल। तो ये डिपेंड करता है कि आपको अगर मैसेज आए, आपको जब मैसेज आता है किसी भी किस्म का एरर मैसेज इंटरनेट पे आता है कि भाई सर्विस इज नॉट अवेलेबल या डेस्टिनेशन इज नॉट रीचेबल, तो इस तरह के मैसेज आपको आईसीएमपी भेज रहा होता है। आईसीएमपी भेज रहा होता है, जिस राउटर पे वो गया होता है, जो पैकेट जिस राउटर से आगे नहीं मूव कर रहा होता, तो वो राउटर मैसेज भेजता है सोर्स को कि भाई ये आगे तो ये कोई मसला है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को टीसीएस में कोई चीज भेजते हैं, कोई चीज, अब आपने एड्रेस गलत लिखा हुआ है या वो बंदा वो जगह छोड़ के चला गया है डेस्टिनेशन वाला, तो टीसीएस वाला बंदा क्या कहेगा, वो वापस वो लेटर देगा और आपको कहेगा कि जी ये इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है या ये बंदा ही नहीं है। अक्सर ये चीजें हो जाती हैं कि जो बंदा होता है वो नहीं मिलता और डेटा वापस चला जाता है, आपका जो पैकेट है वो वापस सेंड कर दिया जाता है जहाँ से आया होता है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये जो चीज है इंटरनेट पे, ये आपकी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है। इंटरनेट कंट्रोल नाम ही इस तरह है, मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, कंट्रोलिंग कर रहा होता है एरर्स को। इट इज यूज फॉर रिपोर्टिंग एरर्स एंड मैनेजमेंट क्यूरीज। ठीक है जी, ये रिपोर्ट करता है एरर्स को और बाकी जो उससे रिलेटेड क्यूरीज होती हैं, बातें होती हैं, सवाल जवाब होते हैं, उससे उसकी मैनेजमेंट भी करता है। इट इज अ सपोर्टिंग प्रोटोकॉल, एक सपोर्ट में लगा होता है आईपी के, एंड यूज बाय नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर्स फॉर सेंडिंग द एरर मैसेजेस एंड ऑपरेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये राउटर यूज कर रहे होते हैं क्योंकि पैकेट राउटर टू राउटर जा रहा होता है नेटवर्क में, तो ये राउटर यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? एरर मैसेजेस को सेंड करने के लिए और उसके ऑनवर्ड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, द रिक्वेस्टेड सर्विस इज नॉट अवेलेबल। अक्सर ऐसा मैसेज आपकी स्क्रीन पे आता होगा जब आप किसी वेब पेज को सर्च करते हैं, द रिक्वेस्टेड सर्विस इज नॉट अवेलेबल, और दैट अ होस्ट और राउटर कुड नॉट बी रीच्ड।
इस तरह के मैसेज आ रहे होते हैं, या 503 का मैसेज आ रहा होता है, या 404 का मैसेज स्क्रीन पे आ रहा होता है कि डेस्टिनेशन इज अनअवेलेबल, ठीक है, डेस्टिनेशन इज नॉट रीच। तो इस तरह के मैसेजेस कौन भेज रहा होता है? ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल भेज रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स है, ये एक डेस्टिनेशन है, इसने पैकेट सेंड किए, इस राउटर के पास गए, इस राउटर के आगे जब देखा तो लिंक फेल है, ठीक है, उससे आगे हार्डवेयर फेलर है, उससे आगे पोर्ट फेलर है, तो ये इसको वापस में क्या मैसेज भेजेगा? एरर मैसेज भेज देगा कि आगे लिंक फेल है, या हार्डवेयर फेलियर है, या पोर्ट फेलियर है। ठीक है जी, तो ये एक प्रोटोकॉल है जो कि हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। किस चीज़ का मैकेनिज्म? रिपोर्ट एरर्स, और उसके साथ-साथ मैसेज मैनेजमेंट क्यूरीज करता है, इंफॉर्मेशन को, ऑपरेशंस को और एरर मैसेजेस को हैंडल करता है। और ये मोस्टली हमारे पास जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, लाइक राउटर्स, वो आपको इस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि आपने तो सेंड कर दिया होता है, सोर्स से तो वो चीज़ चली जाती है। तो ये सोर्स में नहीं होती बात। ये सोर्स पे ये नहीं काम करता। ये काम करता है अगले डिवाइसेस पे, आगे वाले डिवाइसेस में, जहाँ से डेटा वापस आ जाता है। आपने तो सेंड कर दिया प्रॉपर्ली, लेकिन वापस कहाँ से आया? किसी राउटर से आया होगा, किसी दरमियान के इंटरमीडिएट सिस्टम से आया होगा ना। उसने देखा होगा कि यार ये तो आगे कोई है नहीं। आपने जैसे फॉर एग्जांपल लेटर यहाँ से टीसीएस वालों को दे दिया। अभी तो से सेट सब कुछ सेट है। लेकिन टीसीएस वाले ने जब देखा कि आगे तो इसकी डेस्टिनेशन है ही नहीं कोई, तो उसने वापस आपको दिया है। तो ये काम भी, ये जो प्रोटोकॉल है आईसीएमपी, ये राउटर से ताल्लुक रखता है, राउटर्स पे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ताकि उसके पास कोई अगर पैकेट आए और आगे उसको डेस्टिनेशन ना मिले, कोई एरर है, तो वो वापस सोर्स को इन्फॉर्म करे कि अब ये है। तो वो जो भी फिर उसके पे डिसाइड करते हैं। तो ये है इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आईजीएमपी। आईसीएमपी के बाद आता है आईजीएमपी। ये भी नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल में है। आईसीएमपी भी नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। तो आईजीएमपी इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड, ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन करवाता है, यूज्ड बाय होस्ट्स एंड एडजेसेंट राउटर्स फॉर मल्टीकास्टिंग कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क एंड यूजेस द रिसोर्सेज एफिशिएंटली ट्रांसमिट द मैसेज और डेटा पैकेट। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या है? मल्टीकास्टिंग मीन, आजकल आपको इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। आप पबजी खेलते हैं, ठीक है? तो पबजी में क्या होता है? मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं एट द सेम टाइम। तो ये आईजीएमपी, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट, ये ग्रुप्स को मैनेज करता है। अगर ग्रुप्स में मैसेज भेजना है, ग्रुप्स में मैसेजिंग हो रही है, ग्रुप्स में गेमिंग हो रही है, ग्रुप में, बस ग्रुप में है, तो ग्रुप को कैसे मैनेज करना है इंटरनेट पे, उसके लिए आईजीएमपी कोड बनाया गया है। जहाँ पे ग्रुप की बात आ जाए, ग्रुप में लोग सारे उसमें कनेक्टेड हैं, पीपल कनेक्टेड हैं, मशीन्स कनेक्टेड हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है? तो उस चीज़ के लिए आईजीएमपी बनाया गया है। और पबजी इसकी एक मेन एग्ज़ाम्पल है, जिसमें मोस्टली प्लेयर, एक से ज़्यादा प्लेयर एट द सेम टाइम खेल रहे होते हैं, मैनेजमेंट उसकी चल रही होती है, कम्युनिकेशन की चल रही होती है, और सारा कुछ उसमें हो रहा होता है हैंडल। तो जितने भी सिस्टम्स, होस्ट जो एडजेसेंट होते हैं, एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, या राउटर एक-दूसरे के कनेक्टेड होते हैं, मल्टीकास्टिंग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और द नेटवर्क, तो ये और सारा कुछ एफिशिएंटली इसको मैनेज भी कर रहा होता है, रिसोर्सेज को मैनेजमेंट भी कर रहा होता है, मैसेजेस भी जा रहे होते हैं, पैकेट भी सेंड हो रहे हैं, तो ये सारा कुछ आईजीएमपी कर रहा होता है। एप्लीकेशन क्या है आईजीएमपी के? स्ट्रीमिंग, मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल आर यूज्ड, या ये आईजीएमपी इज यूज्ड, क्योंकि आईजीएमपी मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो इसलिए मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल लिखा गया है, या आप आईजीएमपी भी कह सकते हैं। आर यूज्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर द नेटवर्क, दैट इज आइदर वन टू मेनी और मेनी टू मेनी। आप ऑडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे फॉर एग्जांपल ज़ूम पे कनेक्ट हूँ, तो हम ऑडियो के थ्रू कनेक्ट होते हैं। आप सारे बैठे होते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट, और मैं एक, तो वन टू मेनी में कन्वर्सेशन कर रहा था, तो आईजीएमपी यूज़ हो रहा है क्योंकि ग्रुप आ गया उसमें। इसी तरह वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर रहे होते हैं हम, लाइव जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग बहुत सारे, अब हम अगर ज़ूम पे लाइव हो गए, तो वीडियो हमने स्टार्ट की हुई है, जैसे अभी अभी हमारी जो ये लगी हुई है ऑडियो, तो हम ऑडियो में चल रहे हैं, तो उस तरह फिर हम वीडियो में चल रहे होंगे, जब हम वीडियो ऑन करेंगे, तो वीडियो स्ट्रीमिंग होगी। तो इस तरह स्ट्रीमिंग आईजीएमपी के थ्रू की जाती है।
इसमें वन टू मेनी या मेनी टू मेनी कन्वर्सेशन स्ट्रीमिंग हो रही होती है। इस तरह गेमिंग में आ जाता है। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज़ ऑफ़न यूज्ड इन वर्चुअल गेम्स, जितने भी वर्चुअल गेम्स हैं, जो फिजिकल गेम्स नहीं है, जैसे हम यहाँ पे ग्राउंड में खेलते हैं, वर्चुअल गेम जो इंटरनेट पे हैं, व्हिच हैज़ मल्टीपल यूजर्स ओवर द नेटवर्क सच एज़ ऑनलाइन गेम्स। जैसे अब पबजी मेन एग्जांपल है, उसमें भी ये इसको यूज़ किया जाता है, ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को। इस तरह वेब कॉन्फ्रेंसिंग वही पीर स्टडी वाली बात आ गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर हम कर रहे हैं जैसे ज़ूम पे होती है, तो उसमें भी हम आईजीएमपी को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एफिशिएंटली पूरे निज़ाम को सँभाल रहा होता है। रिसोर्सेज़ को, पैकेट्स को मैसेज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल रहे हैं, उधर से भी बंदा बोल रहा है, इधर से भी बंदा बोल रहा है, तो उसकी बात भी आ रही है, मेरी बात भी जा रही है, तो दरमियान में ये क्या है, ये पैकेट्स हैं। हमारे जो हमारे मैसेजेज़ हैं, एज़ अ पैकेट्स की शक्ल में जा रहे हैं, डेटा की शक्ल में जा रहे हैं, मैसेजेज़ की शक्ल में जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैनेज करना और अगले बंदे को रिसीव करवाना, उसको पहुँचाना, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। हमने नेटवर्क लेयर को डिस्कस किया, उसके फंक्शंस को डिस्कस किया, देन उसके बाद हमने उसके जो डिज़ाइन इश्यूज़ थे, उसको डिस्कस किया और उसके बाद हमने वन बाय वन उसके जो नेटवर्क के मेन प्रोटोकॉल्स थे, उसको डिस्कस किया। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। आप लोगों को उम्मीद है कोई इश्यू नहीं होगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप बाद में भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके फिर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।